हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। देखिए, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। आज हम उसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक तो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, पहले हम इस टॉपिक को स्टडी कर चुके हैं कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, जिसमें हमने 5 लॉज को स्टडी किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन जिसे बोल लेते हैं, सेकंड लॉ वो था। थर्ड था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ वन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन वाज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, और उसके बाद कल हमने स्टडी किया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन दोनों को एक दूसरे से कोरिलेट करना है। अब हम इन लॉज को एक्सप्लेन करेंगे लेकिन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे। अब हमें देखना है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स थे, जो पॉइंट्स थे, आई होप आपने वो नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, तो उनके बेसिस पे हमें देखना है, उन पोस्टुलेट्स के बेसिस पे देखना है कि वो पॉइंट्स किस हद तक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट लॉ पे आते हैं। हमारा फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के अकॉर्डिंगली इसकी दो से तीन स्टेटमेंट्स हम बोल सकते हैं। वो स्टेटमेंट्स थी, एक तो मासेस से रिलेटेड थी। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास है वो क्या रहता है? हमेशा इक्वल रहता है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ हम ये बोलें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास है वो क्या रहेगा? टोटल मास कांस्टेंट रहेगा। और एक हम जो मैटर के टर्म में पढ़ते हैं तो हम उसमें क्या बोलते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में? दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड। जो मैटर है उसको हम ना तो क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये एक हमने स्टेटमेंट इसके अंदर पढ़ी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। ठीक है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या इस टाइप का कोई पॉइंट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने बोला था? क्या उसने कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया था? यस, उसने एक्सप्लेनेशन दी थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो हमारी थी, उस थ्योरी में हमने एक पॉइंट स्टडी किया था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्योंकि वो थ्योरी क्या थी? वो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का दूसरा नाम मैंने आपको और भी बताया था, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। इसलिए उसने एटम के बारे में वहां पे मेंशन किया। और जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट था उसमें हमने मैटर और एटम को एक दूसरे से क्या किया था? रिलेट किया था। तो यहाँ पे भी वही हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता था कि मैटर को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी तरह से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में भी क्या बोला गया कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जिस तरह मैटर को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिमिलरली एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट मींस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने हमारे फर्स्ट लॉ को क्या कर दिया था? एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद अगर हम अपने सेकंड लॉ की बात करें, ठीक है, तो हमारा सेकंड लॉ क्या था? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये हमारा लॉ था। ठीक है, और ये लोग क्या कहता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड की प्रिपरेशन कराते हैं, फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ आपके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हम किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन कराते हैं तो जो एलिमेंट्स कंबाइन होकर के वो कंपाउंड बनाते हैं, वो एलिमेंट्स हमेशा किस तरह से कंबाइन होते हैं? इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मासेस, इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मासेस। यही हम स्टडी करते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमें प्रोड्यूस कराना है तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना है? 32। एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो ये, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सिंपल होल नंबर रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा सेकंड लॉ क्या एक्सप्लेन करता था? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन हमें ये बताता था। इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या कह सकते हैं हम कि अगर हम एक कंपाउंड की प्रिपरेशन कराते हैं तो वो किस तरह से प्रिपेयर होता है कि उसके जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स है वो हमेशा आपस में एड अप होते हैं, कंबाइन होते हैं इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मासेस एंड द रेशियो इज द सिंपल होल नंबर रेशियो। वो रेशियो कैसा होता है? सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। और क्या थ्योरी ने ऐसा कुछ एक्सप्लेन किया था? यस, किया था। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर में या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि जो एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। ये 3 पॉइंट हमने पढ़े थे। और इसके बाद वाला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, नेक्स्ट पोस्टुलेट था, वो क्या था
कि जो एटम्स हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के जो कंबाइन होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, दे डू सो इन द सिंपल होल नंबर रेशियो। वो एलिमेंट कंबाइन किस में होते हैं? सिंपल होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन होते हैं। तो ये दोनों लो हमारे क्या हैं? सेम है, ठीक है। ये लो क्या है? थ्योरी, दोनों एक ही बात है, थ्योरी का ये वाला पोस्टुलेट भी और लो भी सेम है। इट मींस हमारी थ्योरी क्या कर रही है? हमारी थ्योरी सेकंड लो को भी इजीली एक्सप्लेन कर देती है, ठीक है। यानी दो लो सेटिस्फाई कर रही है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। थर्ड लो हमने क्या स्टडी किया था? थर्ड लो इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यही पढ़ा था। और जहां पे वर्ड मल्टीपल आ रहा है तो मल्टीपल में मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया था। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा या दो से ज्यादा, जनरली हम बोल लेते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन को अगर आप कंबाइन करा रहे हैं तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है लिमिटेड अमाउंट में, then the formation of carbon monoxide takes place, and if oxygen is present in excess amount, then the formation of कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। यही होता है, ठीक है। और लो के अकॉर्डिंगली जो हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ये लॉ हमें ये बताता था कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो उसमें एक को तो हमने क्या कर रखा है? फिक्स ले रखा है, फिक्स कर रखा है, इसका मास तो वही रहेगा, कार्बन इसी फॉर्म में दोनों जगह प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये तो क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है। तो इनके मासेस के रेशियोज की हम बात करते थे कि ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन, एटॉमिक फॉर्म में एंड मोलिकुलर फॉर्म में, इसका मास 16, इसका मास 32 एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म इज 1:2, ठीक है, 1:2 आ गया इसका रेशियो। तो लॉ हमें ओवरऑल ये बताता था कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर के दो अलग अलग कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं तो फिर उसमें क्या होगा कि पहली बात तो इससे हमें ये पता चली थी कि वो अलग अलग कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और जब भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, चाहे आप किसी थ्योरी की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी भी लॉ की बात कर लीजिए, जब भी वो फॉर्मेशन होती है वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो की ही वहां पे बात की जाती है। तो लॉ तो हमारा ये एक्सप्लेन कर रहा था। और आपको याद होना चाहिए, कल हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर में हमने स्टडी किया था कि जो दो एलिमेंट्स है, ठीक है, जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो कंबाइन होकर के डिफरेंट कंपाउंड्स की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये भी हमारा एक पॉइंट था। एग्जांपल मैंने आपको एक सिंपल सा ये भी दिया था कि कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर के जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ CO ही बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनाएंगे, दे कैन आल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक एग्जांपल और मैंने आपको दिया था कि सल्फर एंड ऑक्सीजन जरूरी नहीं है कि ये दोनों कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? सल्फर डाइऑक्साइड ही बना रहे हैं। दोनों कंबाइन होके क्या बना सकते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी हमारे इस थर्ड लॉ को भी एक्सप्लेन कर रही थी। और अगर मैं बात करूं फोर्थ लॉ की, तो फोर्थ लॉ हमारा क्या था? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसका दूसरा नाम लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन भी था, ठीक है। अब ये क्या था? ये लॉ हमें ये बता रहा था कि मान लीजिए आपके पास क्या है? तीन एलिमेंट्स हैं, वो तीन एलिमेंट्स कंबाइन होकर के तीन अलग अलग कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सपोज वी हैव हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड तो बना रहे हैं, बट इसके अलावा ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन हो रहा है और कंबाइन होकर क्या बना रहा है? CH4 यानी कि मीथेन। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन हो रहा है और कंबाइन होकर के क्या बना रहा है? H2O यानी कि वाटर बना रहा है। लेकिन आप एक चीज देखिए, इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी सोल्व किए थे। ओवरऑल हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे? इन कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके रेशियोज की बात कर रहे थे ना, रेशियोज की। और वो रेशियो भी क्या थे? सिंपल होल नंबर रेशियो में ही वो प्रेजेंट थे। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी हमें यही एक्सप्लेन कर रही है कि जो कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके मासेस का जो रेशियो है वो क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो है। यानी वही वाला पोस्टुलेट क्या कर रहा है? हमारे सेकंड लॉ को भी एक्सप्लेन कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को भी। और वही लॉ क्या कर रहा है? हमारे फोर्थ लॉ को भी एक्सप्लेन कर रहा है, दैट इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। जो हमारा लास्ट लॉ बच जाता है दैट इज द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। मैंने जब लॉ पढ़ाने आपको स्टार्ट किए थे उसी में मैंने
मैंने आपको बता दिया था ये मेन डिफरेंस क्या है कि ये जो हमारे स्टार्टिंग के 4 लॉज हैं दीज आर रिलेटेड टू द मासेस, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स हैं या जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस से रिलेटेड हैं ये सारे लॉज। और जो लास्ट वाला हमारा 5th लॉ है, जैसे कि उसके नाम से पता चलता है कि दैट लॉ इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम। अब आप देखिए अगर हम बात करें अपने 5th लॉ की, व्हाट इज 5th लॉ? लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। क्या आपको लगता है कि इस लॉ को हमारी जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है उसने एक्सप्लेन किया था? नहीं, दिस लॉ was not explained, this law was not explained by Dalton's atomic theory। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो थी उस थ्योरी ने इस लॉ को एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि आप उसके पोस्टुलेट्स को उठा करके देख लीजिए, उसके पोस्टुलेट्स में जो भी चीजें प्रेजेंट हैं एवरीथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द एटॉमिक मास, नॉट अबाउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कुछ भी नहीं बोला गया है। इट मींस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने इन चारों लॉज को एक्सप्लेन किया था और इस 5th लॉ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, और यही उसकी एक लिमिटेशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस।